नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात और मैं हूं आपके साथ दिविज बहुगुणा। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आज के समय में एक एजुकेशन हब बन चुका है, जहां पर कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का संचालन किया जा रहा है। और इन स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे देश और विदेशों से भी पढ़ने आते हैं। लेकिन देहरादून में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। देहरादून में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि प्ले ग्रुप से नर्सरी तक की शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं और इन स्कूलों का संचालन एक महज ही छोटे से कमरे के मकान में होता है या फिर किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में होता है। इन स्कूल जो हैं ये ना तो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं और ना ही नियमों का पालन करते हैं। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे इन स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ना तो उचित व्यवस्था इन स्कूल्स में प्रोवाइड करवाई जाती है, ना कोई प्लेग्राउंड है और कमरे इतने छोटे होते हैं कि छोटे बच्चों को धूप तक वहां पर नसीब नहीं होती है। और इस समस्या को लेकर नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स काफी समय से आवाज उठा रहा है और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आरिफ खान जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदय प्रभात को, जिन्होंने इतने गंभीर मुद्दे को उठाया है, क्योंकि ये आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अभिभावकों के लिए, जिसके अगेंस्ट ना तो शिक्षा विभाग और ना हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट सीरियस है कि इनके अगेंस्ट कुछ किया जाए। सर, आपका एसोसिएशन जो है वो पिछले एक दशक से इस समस्या को लेकर आवाज उठा रहा है। शासन प्रशासन तक आप शिकायती पत्र के माध्यम से आप पहुंच रहे हैं और जो अनऑथोराइज्ड स्कूल है उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कितनी गंभीर समस्या सर आप मानते हैं? देखिए, अगर मैं बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर चलूँ तो बहुत गंभीर समस्या है। और क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा, कभी स्कूल बस दुर्घटनाएँ हो रही हैं, कभी किसी स्टाफ द्वारा बच्चे का शोषण हो रहा है। स्टाफ की क्या बात करूँ मैं, आपने देखा पीछे प्रधानाचार्य तक ने शोषण किया है बच्चे का, और ये कोई निजी स्कूल की बात नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी ये सब चल रहा है। अगर नैनबाग वाला केस भी लें तो वो भी ऐसा ही हुआ, अभी उत्तरकाशी में भी ऐसा ही कांड हुआ है। और बच्चों की शिक्षा के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगा, क्योंकि जो शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल सकती थी, आज क्योंकि जैसा आपने पहले ही कहा है कि ये बिज़नेस हब बन चुका है और बाज़ारीकरण इसका शिक्षा का पूरी तरह से कर दिया गया है। यहाँ कुछ कहीं न कहीं सरकार भी इसमें जो है कि सरकार का भी हाथ मुझे शामिल होता नज़र आता है। वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि अपने स्कूल सरकार बंद कर रही है और निजी स्कूलों को अनुदान देने की वो चेष्टा कर रही है कि अगर ये पहाड़ों में स्कूल खोलते हैं तो अनुदान दिया जाएगा। भाई, पहाड़ों में हमारे ऑलरेडी इतने स्कूल हैं, उनको सही कर लिया जाए। दूसरा, अगर मैं प्ले ग्रुप और प्री नर्सरी की बात करूँ तो उसके मानक अगर आप देखेंगे तो हमारे एनसीपीसीआर के अलावा अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, इनके खुद के भी अपने मानक हैं। और इन मानकों को देखते हुए ही मैंने अभी मुख्य सचिव और शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखा है, क्योंकि मानकों के अनुरूप बच्चे जो छोटे, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत मतलब डबल स्टोरी पे आप ले जा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि छोटे-छोटे से 50 गज या 100 गज में बने हुए मकान, डबल स्टोरी मकान जो हैं, उनमें आप स्कूल खोल रहे हैं। क्योंकि स्कोप अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है, ये कम लागत में अच्छा बिज़नेस अर्न कर सकते हैं आप, तो इसे एक बिज़नेस के रूप में ले लिया गया है। दूसरा, ये जो अभी हमारी पॉलिसी है, अगर एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2023 पॉलिसी के अनुसार आपने देखा होगा 4 साल से नीचे के बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। और अगर 2020 की बात करूँ तो उसमें 3 साल तक के बच्चे का है। अब आप ये बताइए, जब 3 साल से नीचे के बच्चे को स्कूल में लेना ही नहीं है, तो क्यों पौने 2 साल और 2 साल के बच्चे को लिया गया है? यहाँ कहीं न कहीं मैं कहूँगा माता-पिता भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि माता-पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा कौटिल्य बने या गूगल के सीईओ बने, तो भई वो पैदा होते नहीं बनेगा। माता-पिता की भी बहुत बड़ा दोष है इसमें कि जो अपने बच्चे का बचपन छीन रहे हैं। तो इसके लिए हमने समय-समय पर आवाज़ उठा ही रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। इवन अभी मंडे को भी हम लोग एक पत्र के माध्यम से गुहार लगाएँगे और देखते हैं कहाँ तक इसमें सफलता मिलती है। सर, सरकार के द्वारा ही ये गाइडलाइंस लाई गई हैं कि 4 साल मिनिमम एज होनी चाहिए एडमिशन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 ढाई साल के बच्चे भी इन स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं। आप शिकायती पत्र के माध्यम से कल काफ़ी लंबे समय से प्रशासन तक पहुँच रहे हैं। कहाँ तक ये कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है? कुछ सत्यापन सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है इन स्कूल्स को लेकर? हाँ, सरकार के द्वारा, चाहे शिक्षा विभाग कहें या बाल आयोग कहें, कि इनके द्वारा इतना ही होता है कि एक नोटिस जारी होता है, कि सर्कुलर जारी होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ में अगर मैं बात करूँ कि हमारी एक बहुत अच्छी मुहिम रही थी कि एनसीईआरटी लगाने को लेकर। एनसीईआरटी हमने उस फाइट को लड़ा भी, उसको जीता भी और एनसीईआरटी लगी भी। लेकिन मेरा एक सवाल सरकार से है और शिक्षा विभाग से है कि आप ये बताएँ कि कितने प्रतिशत स्कूल एनसीईआरटी लगा रहे हैं? उसको क्या इम्प्लीमेंट कराने की चेष्टा करी है, नहीं करी है? जबकि हाई कोर्ट के आदेश थे कि जो बुक्स, अगर आप रिफ्रेशर्स कोई बुक्स लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ किताबें एनसीईआरटी नहीं बनाता, तो स्कूलों की मजबूरी है कि उन्हें लगानी पड़ेगी, बट
हाई कोर्ट के आदेश थे कि जो रिफ्रेशर्स बुक आप लगाएंगे वो बुक का जो कीमत होगी वो समतुल्य होनी चाहिए एनसीईआरटी। लेकिन आप देखिए कि एनसीईआरटी किताब 40 रुपए की है और उनकी किताब 400 रुपए की है। तो एक तो क्या शिक्षा विभाग ने कभी वो किया है, या उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और सरकार आंख मूंदे देख रही है। इसी प्रकार से जो ये जितने प्ले ग्रुप और यूनिवर्सिटी स्कूल बन रहे हैं इनको भी आंख मूंदे देख रही है कि क्यों बाल आयोग हमारा कहाँ है। बाल आयोग अगर चाहे तो तुरंत इन पर कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जब उन्हें दड़बे नुमा स्कूल के अंदर, जहाँ हवा की व्यवस्था नहीं है, धूप की व्यवस्था नहीं है, उनके खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, और आपने अगर गाइडलाइन पढ़ी हो तो 3 से 4 घंटे का ही होता है स्कूल, जो प्ले ग्रुप और प्री नर्सरी है। यहाँ 5-5, 6-6, 8-8 घंटे के स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम स्कूल चला रहे हैं, हम प्ले ग्रुप थोड़ी चला रहे हैं। तो ये सरकार को चाहिए, हमारा अनुरोध है कि इनसे इन ऐसे स्कूलों के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एक गवर्नमेंट को कि एक कमेटी बनाई जाए और मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, तो उसमें जैसे हमारे जिला प्रशासन से एक व्यक्ति आए, पुलिस प्रशासन से एक व्यक्ति आए, स्वास्थ्य विभाग से आप व्यक्ति लीजिए, बाल आयोग से व्यक्ति लीजिए, आप एक अधिकारी शिक्षा विभाग से लें, अभिभावक संघ से भी आप किसी को रखें, तभी पता लगेगा कि हकीकत क्या है, खुल जाएगी। सर, उत्तराखंड आज 24 साल होने को आया है, उत्तराखंड को 24 साल हो चुके हैं और उत्तराखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर स्कूलों की इतनी उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं। तो उन तक किस तरह से पहुँचा जा सकता है? क्या कुछ नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए? हालाँकि जो स्कूल्स वहाँ पे हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, उनकी हालत जो है वो काफ़ी जर्जर है और वहाँ पे जो शिक्षक जो हैं नियुक्त किए जाते हैं, वो या तो वहाँ से तबादला ले लेते हैं या फिर वहाँ से रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो किस तरह से सर सरकार को उन वंचित क्षेत्रों में पहुँचना चाहिए? सर, आप अगर पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहाड़ जाने से पहले सरकार को अपने यहीं प्लेन के स्कूल देखने हैं। ये राजधानी में बैठे हैं हम लोग, देहरादून की राजधानी, और जिस जगह अभी आप बैठे हैं आपके सामने परेड ग्राउंड में स्कूल है। यहाँ परेड ग्राउंड में जो स्कूल चल रहा है इसके नज़दीक शिक्षा हमारे जो नगर शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, ठीक उनके पीछे स्कूल है। वहाँ स्कूल के अंदर मेरे द्वारा बच्ची जो है प्रिंसिपल रूम में झाड़ू लगाते हुए उसकी फ़ोटो खींची गई, और वो फ़ोटो मैंने, क्योंकि पूर्व हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं अरविंद पांडे जी, उनको भेजी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में कराएं, तो क्या हम बच्चों को सरकारी स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने भेजेंगे? बच्चे शिक्षा लेने आ रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाने नहीं आ रहे हैं आपके स्कूल में। आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। आप आईटी पार्क के स्कूल चले जाएं, गुजराड़ा मानसिंह चले जाएं, यहाँ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें पानी के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है। बच्चों को टंकी का पता नहीं कब का टंकी पड़ी है, उसका पानी पीना पड़ रहा है, झाड़ी इकट्ठी नहीं है, बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है। बच्चे जंगल झाड़ी में जा रहे हैं, लड़कों के लिए तो ठीक है, महिलाओं बालिकाओं के लिए क्या व्यवस्था है? और आप कह रहे हैं कि तबादला लेने, शिक्षक तबादला लेना तो छोड़िए, अभी आपने देखा होगा कि एक शिक्षक ने हायर किया हुआ शिक्षक रखा हुआ है। मतलब आप ड्यूटी नहीं जाना चाहते, वहीं किसी पढ़े लिखे युवक को हायर किया और आपने रख दिया, वो आपकी जगह ड्यूटी दे रहा है, तो स्कूल बंद मिला। और इन्होंने जो शिक्षा मित्र रखे थे, अभी उसका भी आपने देखा होगा, शिक्षा मित्र ने ताला लगा दिया, 5 दिन स्कूल बंद रहा। तो सरकार संजीदा नहीं है। अगर सरकार संजीदा हो तो थोड़ा-सा अपना जितना अनुदान अन्य स्कूलों को देने की बात कर रही हैं, और अगर उनमें लगाया जाए तो बहुत अच्छे स्कूल पहुँचेंगे हमारे। जी। अब सर सरकार जो आप कह रहे हैं कि संजीदा नहीं है इस मामले को लेकर, वहीं सरकारी स्कूल के अंग्रेज़ों अगर प्राइवेट स्कूल देखे जाएँ तो वो आए दिन अपनी फ़ीसों में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी है, आधुनिक तकनीकों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल जो हैं वो जर्जर हालत में उनकी स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। बेंचेज़ वहाँ पर ठीक नहीं हैं। तो किस तरह से सर सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो है गरीब व्यक्ति जो है वो अपने बेटे की एजुकेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूलों में, तो किस तरह से सर सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए? नहीं, सरकार ने जैसे अभी पीएम श्री स्कूल खोले हैं, उसकी मैं सराहना करूँगा। और दूसरी बात, अभी हमारे शिक्षा महानिदेशक ने 94 लाख रुपीज़ इन स्कूलों की सुधार के लिए दिया है, और वो बजट कहीं न कहीं अगर ईमानदारी से लगता है, तो स्कूलों में काफ़ी सुधार की संभावना है। और अगर हम देखें पहाड़ के लिए, तो पहाड़ के लिए खाली 94 लाख नहीं, उसमें मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो जर्जर हालत में स्कूल पड़े हुए हैं, उनको सुधारने के लिए और उनके रास्ते सुधारने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा हर साल बरसात में आप लोगों के माध्यम से कई वीडियोज़ आती हैं, कई खबर आती है कि बच्चे कोई पानी पे, मतलब एक पुल के सहारे, रस्सी के पुल के सहारे जा रहे हैं, कुछ बच्चे बह गए हैं। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि अगर स्कूल इतनी दूर हैं, तो 12-12, 13-13 किलोमीटर दूर हैं, और उनको स्कूलों के करीब करना चाहिए। भई ठीक है, बहुत सारे स्कूल नहीं करके, जितने हमारे क्षेत्र में जैसे अभी शिक्षा मित्र बना है, आंगनवाड़ी खोली हैं, तो छोटे बच्चों के लिए वहीं व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसमें उस पे गए। और रही आपके एक बात आपने कही कि जो निजी स्कूल हैं उसमें स्मार्ट सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं। सर, स्मार्ट क्लासेस के नाम पे अगर मैं कहूँ कि एक बात बताइए, कक्षा फर्स्ट का बच्चा जिससे कंप्यूटर फ़ीस ली जाती है, क्या वो कंप्यूटर सीख पाएगा?
नहीं सीख पाएगा। और दूसरी बात यह है कि स्मार्ट क्लासेस के नाम पे एक कंप्यूटर रखा है, जिसमें जब स्मार्ट क्लासेस में ले जाते हैं बच्चों को, तो कोई मूवी लगा दी जाती है बच्चों की, कार्टून वाली, बच्चे मूवी देख के बाहर आते हैं, ये उनको शिक्षा दी जा रही है। और जैसे हमारे जितने भी निजी स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड को अगर मैं अदर कर भी दूँ, तो आईसीएसई बोर्ड जो इसमें महँगी-महँगी फ़ीस है, डोनेशन के नाम पे लाखों रुपया लिया जाता है। कोई एक अधिकारी मुझे बताइए, आईएएस, पीसीएस कोई अधिकारी वहाँ से बना हो तो। हमारा कोई प्रशासनिक अधिकारी बना हो, कोई जज बने हों, कोई एक अगर बना हो तो बता दें। क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल से आज जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग में बैठे हैं, चाहे बाल विभाग में बैठे हैं, सभी जो स्कूल सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। और मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड को ही ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि अब अभिभावक अपने बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट हिंदी मीडियम है, तो आप उसे इंग्लिश मीडियम करें, बच्चों को अच्छी सुविधा दें, अपने स्कूलों को सुविधा दें। स्मार्ट क्लासेस में कोई ज़्यादा वो नहीं है, स्मार्ट क्लासेस बनाएं, बच्चों को बेंच की व्यवस्था करें। दिल्ली से शिक्षा लें ना, दिल्ली में भी तो केजरीवाल ने जो इतना अच्छा किया है। मैं ये किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह है कि दिल्ली में स्कूल जो है, सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी है, तो इस तरह प्रकार के मॉडल स्कूल बनाएं। पीएम श्री एक अच्छी पहल है, अगर उस प्रकार के स्कूल बनाए दिए जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। सर जब सरकार के द्वारा बजट रिलीज किया जाता है तो क्या जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं हो पाता उस हिसाब से? मैंने पहली बात यही कही है कि जितना पैसा अभी यहाँ पर रिलीज़ हुआ है 94 लाख, अगर वो ईमानदारी से लगा दिया जाएगा, तो मैं नहीं, अगर 100 स्कूल तो नहीं, 10 स्कूलों की हालत तो सुधर ही जाएगी। तो ये किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट थोड़ा संजीदा हो जाए। और जैसे बच्चों को लेकर आए दिन देखा होगा आपने, जब कहीं किसी स्कूल के अंदर कोई घटना घटती है, तो सारे विभाग सतर्क हो जाते हैं। कोई स्कूल वैन से दुर्घटना होती है, तो ट्रैफ़िक हमारे जो ट्रांसपोर्ट ट्रैफ़िक वाले हैं, ये भी सड़क पे आ जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट चेकिंग करता है, लेकिन 4 दिन के बाद सब अपने ठंडे बस्ते में हैं। फिर उसके बाद एक नई घटना घटती है, फिर नई चीज़ें जाँच शुरू होती है, लेकिन वो चीज़ें जाँच तक सीमित रहती हैं। आज तक किसी स्कूल को अगर पनिशमेंट मिली हो तो बताएँ? जी। सर भारी बस्तियों को लेकर जो सरकार ने जियो रिलीज किया है उसको लेकर कुछ टिप्पणी आप करना चाहें? टिप्पणी तो क्या करूँगा मैं। वर्ष 2018 में एमएचआरडी के आदेश थे भारी बस्ती को लेकर। उसके बाद 2019 में मैंने जिलाधिकारी को, हमारे बाल आयोग को, इवन एमएचआरडी को भी दोबारा संज्ञान दिलवाया, और यहाँ हमारे मुख्य सचिव साहब, शिक्षा विभाग, सभी को हम लोगों ने वो कराया। और उस समय से लेकर टिल डेट तक हम लोग इस चीज़ को करते आ रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग हमारा जागा था, तो लास्ट ईयर शिक्षा विभाग ने भी भारी बस्ती को लेकर कुछ वजन तय किया। लेकिन क्या वजन तय करने के बाद शिक्षा विभाग ने जहमत फरमाई कि किसी स्कूल में जाकर वो इस प्रकार की एक जाँच करे कि बच्चों के बस्ते का वज़न तब कितना था आदेश देने से पहले और आज कितना है। सरकार देखिए आदेश करती है, हाई कोर्ट ने भी आदेश किए हैं, कई विभाग ने आदेश किए हैं, एनसीपीसीआर के आदेश अलग हैं, सीबीएसई के बोर्ड के आदेश अलग हैं। आपको पता है कक्षा 2 तक काम भी नहीं दे सकते आप, कोई स्कूल होमवर्क नहीं देता, लेकिन नहीं दिया जाते हैं और बच्चे कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? माता-पिता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें महँगी-महँगी स्कूलों में पढ़ाना है। बच्चों के प्रोजेक्ट वो आज माता-पिता पूरे कर रहे हैं, उनके होमवर्क माता-पिता पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आज एक चीज़ चल गई अबेकस, बड़ी अच्छी चीज़ चली है अबेकस के, अबेकस से पढ़ेंगे तो बच्चे जल्दी हो जाएँगे, तो आज अबेकस के पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये बताइए कि अबेकस से पढ़ने के बाद बच्चा जो हमारे कंटेंट हैं, जो अगर मैं कहूँ सीडीएस की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, अगर वो कहीं न कहीं सक्सेस हो सकता है तो एक अलग विषय है। लेकिन भारी बस्ते को लेकर भी संजीदा नहीं है, ये कोई भी डिपार्टमेंट संजीदा नहीं है। इवन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी मैंने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने बोन डॉक्टर्स, सबकी रिपोर्ट लगा के दी हुई है, बाल आयोग को भी और इनको भी दी हुई है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई अभी तक मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के भविष्य को लेकर ये संजीदा है। तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आईसीसी बोर्ड के मुकाबले सीबीएसई बोर्ड को ज़्यादा मान्यता दी जानी चाहिए। और सर जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा भी जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी तो उसके तहत भी सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव किया गया था। कुछ चीज़ें जो है पुरानी वो हटाई भी गई थी और कुछ नई चीज़ें ऐड की गई थी। आप इसे कैसे देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली को किस ओर लेके जा सकता है कदम? नहीं, जैसे अभी उसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि कक्षा 6 से बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी दे रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को केवल किताब की कीड़ा बना दिया जाता है। बच्चे को, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उसके उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता। तो बच्चों को अगर ठीक है टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है, अच्छी बात है, कुछ सिलेबस कम किए गए हैं। और अभी नई शिक्षा पॉलिसी में आपने देखा कि बोर्ड भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है। उसमें बच्चा जो है कि 3 साल के अंदर ही ग्रेजुएशन पूरी कर लेगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का रीजनल ऑफ़िस है, तो आपने देखा है कि अगर कोई शिकायत होती है तो आप रीजनल ऑफ़िस को, मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए शिक्षा विभाग संतुति भेज सकता है। लेकिन यहाँ इतने सारे आईसीएसई बोर्ड के स्कूल खुले हैं, सरकार ने आज तक ये नहीं करा कि आईसीएसई बोर्ड को भी एक पत्र लिखे या उनको निर्देशित करे, आदेशित करे कि यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड का भी एक रीजनल ऑफ़िस होना चाहिए। जो अभिभावक हैं
वो कहाँ जाएंगे शिकायत लेकर, या शिक्षा विभाग या बाल आयोग किसको नोटिस भेजेंगे? यहाँ इनका ऑफिस ना होने के कारण इनकी मोनोपोली चल रही है, मनमानी चल रही है, जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सर, आपकी संस्था के द्वारा पिछले 10 सालों से शिक्षा और अभिभावकों की प्रॉब्लम्स को लेकर कार्य किया जा रहा है। तो जो गरीब ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको लेकर आपकी संस्था किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, हमारी संस्था का अपना एक मतलब आर्थिक दायरा है, क्योंकि संस्था कभी भी सरकारी और गैर सरकारी फंड के लिए गई ही नहीं। हाँ, हम लोगों ने इतना ज़रूर किया है कि वर्ष 2013 से हमने एक छोटा सा बुक बैंक स्थापित किया था। वो ऐसे बच्चों के लिए किया गया था कि जो बच्चे धन के अभाव में किताबें नहीं लेते हैं, कॉपियाँ नहीं लेते हैं, ये सब नहीं लेते, तो उनको ये चीज़ प्रोवाइड करने के लिए फ़िलहाल एक बुक बैंक खोला गया था, और एक टेबल 4 किताबों से लेकर आज इसकी हम लोगों ने 13 ब्रांचें खोल दी हैं, और जगह-जगह से बच्चों को काफ़ी आर्थिक मदद मिलती है। यहाँ हमारे देहरादून के अलावा हमने आसाम, सुआलकुची, गुवाहाटी और गोंडा, कलकत्ता यहाँ तक खोला है। अभी हम लोग लखनऊ और ऋषिकेश में भी खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा साल में 2 बार हम बच्चों को स्टेशनरी बाँधते हैं, जिसमें 2 अक्टूबर को हम लोग लक्की 51 नाम से एक प्रतियोगिता कराते हैं, ताकि ऐसे बच्चों को मंच मिले जो बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। हम स्लम एरिया और सरकारी स्कूल के बच्चे ही उस प्रतियोगिता में लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो एनुअल डे के नाम पे, स्पोर्ट्स डे के नाम पे मंच मिल जाता है आपके बच्चों को, लेकिन उन बच्चों को मंच नहीं मिल पाता है, उनका हुनर नहीं निखर के आ पाता है। तो उनके हुनर को निखारने के लिए हम लोगों ने ये किया है, और बहाना ये है कि अगर आप किसी को निःशुल्क कुछ दे देंगे, तो वो वैल्यू शायद नहीं रहेगी, और बच्चे को भी लगेगा या उनके आत्म बल को कहीं न कहीं ठेस पहुँचेगी। तो हमारा ये कहता है कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, उसके लिए हम स्टेशनरी एक प्रतियोगिता के रूप में प्रतियोगिता कराई, तो उसके रूप में स्टेशनरी साल में 2 बार ही आवश्यकता पड़ती है, मार्च में क्योंकि तब स्कूल खुलते हैं, और फिर आफ्टर मार्च, क्योंकि 2 अक्टूबर में फिर स्कूल खुल जाते हैं, तो फिर उनको 2 टाइम होते हैं, तो उसमें हम लोग इस तरह से मदद करते हैं। इसमें यहाँ स्कूल ड्रेस भी मिलती हैं। स्कूल ड्रेस के लिए कई सारे हमारे जो लोग हैं वो मदद करते हैं, और एक बहुत आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमर सिंह धुंता जी, उनका खुद का स्कूल ड्रेस का काम है। वो बेचारे हर साल ट्रैक सूट हमें प्रोवाइड करा देते हैं, शर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जो अगर हम रिक्वायरमेंट डालते हैं कि जी हमें ये चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चों के लिए निःशुल्क ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बैग्स हैं, जो आपके टिफ़िन बॉक्स हैं, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एनएपीएसआर के अध्यक्ष श्री आरिफ खान जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर अपने विचार सामने रखे और छात्रों और अभिभावकों की परेशानियों को लेकर ये लोग समय-समय पर प्रशासन तक पहुँचते हैं। इनके विचारों से अगर आप सहमत हैं, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।